गुड आफ्टरनून मेरे सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में जो पहला टॉपिक है हमारे पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन करके, तो उसमें से कुछ उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तब जाके इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहले नंबर पे हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन संरचना और योजना बनाना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो चल ही रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और साथ साथ प्लानिंग। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की, अब क्या कहता है देखिए, किसी भी राष्ट्र की दिशा दशा गति का निर्धारण जो है शिक्षा करती है। अगर किसी भी देश की अगर दिशा की बात करें, दशा की बात करें, या उसकी गति का निर्धारण जो है वो कौन करती है? शिक्षा करती है, एजुकेशन करती है। कोई राज्य किस दिशा में किस गति से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तथा अपने राष्ट्र और विश्व में उसकी क्या स्थिति होगी, यह उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। यानी कि कोई राज्य जो है, राष्ट्र जो है, किस हद तक जो है प्रोग्रेस करेगा, किस गति से आगे बढ़ेगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? उसकी एजुकेशन जो है सिस्टम पे डिपेंड करता है, शिक्षा व्यवस्था पे डिपेंड करता है। इसी में आगे देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक राज्य में शैक्षिक प्रशासन के ढांचे पर चर्चा करने से पूर्व हम उस राज्य के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास करेंगे। अब हमारे अगर देश में बात की जाए तो यहाँ पे जो जीडीपी है उसका 6% जो है वो ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो आप लगा सकते हैं तो शिक्षा व्यवस्था पर कितना खर्च किया जा रहा है और कितना, मतलब आपने अभी पढ़ा पहले पॉइंट में, कोई भी राष्ट्र किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कितनी गति से बढ़ेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। तीसरे नंबर का आप पॉइंट देखिए, भारत में जो है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन ये बन सकता है, जो भारत में शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम अधिकार केंद्र का है, जो अंतिम अधिकार है शिक्षा के क्षेत्र में वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कहने का मतलब है केंद्र का है, तथापि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र इस क्षेत्र में बहुत कम हस्तक्षेप करता है। अगर बात करें सामान्य परिस्थितियां हैं तो इसमें केंद्र सरकार जो है उसका हस्तक्षेप बहुत कम देखने को मिलता है, जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वही इसको हैंडल करती है। आगे देखिए, किसी भी राज्य के शिक्षा से संबंधित दायित्वों को हम मुख्य 5 रूपों में जो है बांट सकते हैं, यानी कि 5 भागों में जो है उसको बांटा जा सकता है। शिक्षा संबंधी जो दायित्व होते हैं किसी भी राज्य के, तो उसमें क्या क्या दायित्व हैं? किसी भी राज्य के 5 जो दायित्व हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, वित्त से संबंधित दायित्व, वित्त का निर्माण करना। ठीक है, फाइनेंस की व्यवस्था करना। दूसरा, इसमें नियम निर्माण से संबंधित क्या नियम होंगे, क्या रूल्स होंगे, रूल्स रेगुलेशन के बारे में। तीसरा देखिए, निरीक्षण से संबंधित होगा। चौथा, नियुक्ति के से संबंधित दायित्व, नियुक्ति में जैसे टीचर्स की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो। पांचवा जो पॉइंट है वो पाठ्यक्रम से संबंधित। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं जो कि किसी भी राज्य के जो है शिक्षा से संबंधित दायित्वों में आते हैं। कहने का मतलब, या शिक्षा से संबंधित जो किसी भी राज्य के दायित्व हैं उनको इन 5 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में जो है प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक और शिक्षक की भूमिका। तो प्रिंसिपल का क्या रोल होता है उसमें, ये पूछा जा रहा है। निर्णय लेना, योजना और नियंत्रण, आयोजन, अनुशासन, पर्यवेक्षण, ये है। देखिए, निर्णय लेना किसी भी टॉपिक पे, जैसे ठीक उसके लिए प्लानिंग करना, नियंत्रण आयोजन करके दे रखा है। इसके अलावा नियंत्रण कौमा आयोजन होगा। ठीक है, ठीक, और इसके अलावा अनुशासन और पर्यवेक्षण, ये जो है मेन टॉपिक्स हैं जिन पे जो है स्कूल प्रशासन और जो है स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में जो प्रिंसिपल और शिक्षक की जो भूमिका है वो उसको डिफाइन किया जा सकता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, प्रधानाध्यापक जो है विद्यालय का प्रधान शिक्षक होता है। प्रधान होने के नाते उसका कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। एक शिक्षक के कार्यों का निर्वहन तो उसे करना ही होता है, उसके साथ साथ शिक्षकों का नेतृत्व, मार्गदर्शन भी करना होता है। तो शिक्षकों का नेतृत्व तो करना ही है, लीड करना है। ठीक है, और इसके अलावा मार्गदर्शन करना भी होता है। यदि शिक्षक का कार्य शिक्षा प्रदान करना है तो यह प्रधानाध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे कि शिक्षण का कार्य कुशलता और सफलता से बिना किसी अवरोध के चलता रहे।
अगर टीचर का काम जो है शिक्षा प्रदान करना है, तो प्रधानाध्यापक का काम क्या है? विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे शिक्षण का कार्य कुशलतापूर्ण ढंग से और सफलता पूर्वक जो है बिना किसी बाधा के चल सके, अवरोध के चलता रहे, कहने का मतलब है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रधानाध्यापक की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मेन देखिए, निर्णय लेने में प्रधानाध्यापक की भूमिका, ठीक है, डिसीजन मेकर। आगे देखिए दूसरा है स्कूल प्रबंधन के संदर्भ में योजना बनाना। स्कूल का जो स्कूल मैनेजमेंट के संदर्भ में अगर बात करें तो प्लानिंग करना, किस तरीके से चलेगा, ठीक है, उसकी योजना बनाना। इसमें योजना देखिए क्या क्या हो सकती है। योजना किस तरीके से? विद्यालय में स्थूल संसाधनों की आवश्यकता उपलब्धता का ध्यान रखना, प्रवेश संबंधी नियमावली और प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना, विद्यालय की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण तथा उसके आधार पर पुस्तकों का चयन करना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? विद्यालय में खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और संचालन करना, शिक्षकों का चयन तथा उनके मध्य कार्य का उचित विभाजन करना, पाठ्यक्रम के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाए, इस हेतु शिक्षण नियोजन करना, परीक्षण एवं मूल्यांकन आयोजित करने हेतु जो है समय सारणी यानी कि सारणी तैयार करना। ये जो है मेन पॉइंट्स हैं जो भूमिका है एक प्रिंसिपल की स्कूल के, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए किस तरीके से योजना बनाता है, ये पॉइंट थे। अब अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? देखिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधाएं और उनके संभावित समाधान। अब शिक्षण की प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं या फिर उससे जो उसमें बाधाएं हैं तो उनका समाधान कैसे खोजा जाए, इस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधाएं। देखिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया से निम्नलिखित बाधाएं संबंधित हैं। जैसे भावनात्मक सीखने में बाधा। ये बाधाएं शिक्षार्थियों को अत्यधिक असहज महसूस कराते हैं और सीखने की प्रक्रिया में नुकसान पहुंचाती है। तो भावनात्मक हो गया। दूसरा, परिवर्तन का विरोध, ठीक। तीसरा क्या है? प्रौद्योगिकी के प्रति झिझक, ठीक, जो टेक्नोलॉजी है, कहने का मतलब है उसके प्रति झिझक, हेजिटेशन। असफलता का डर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? असफलता का डर। ये मेन पॉइंट्स हैं जो यानी कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधाएं हैं। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं इनके? इसमें देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, पॉजिटिव जो है एटीट्यूड रखना, अभ्यास के लिए प्रोत्साहित रहना, गलतियों से सीखना, ऑनलाइन शिक्षण से सीखना। ऑनलाइन शिक्षण से कहने का मतलब है जो टेक्नोलॉजी के प्रति जो झिझक की बात कर रखी थी अभी, तो उसके लिए क्या है? ऑनलाइन शिक्षण सीखना जरूरी है। शिक्षण में आधुनिक तकनीकों का समावेश एवं प्रोत्साहन। ये मेन पॉइंट हैं जो संभावित समाधान है। अगर शिक्षण सीखने की उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए संभावित समाधान भी यहाँ पे दिए गए हैं। मानव संसाधन प्रबंधन करके देखिए, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं जिसको ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? मानव संसाधन की अगर बात की जाए, मानव संसाधन से तात्पर्य किसी संगठन के कर्मियों, कर्मचारियों या श्रमिकों से है। मानव संसाधन से तात्पर्य किससे है? किसी भी संगठन में जो काम कर रहे कर्मियों यानी कि कर्मियों, कर्मचारियों और श्रमिकों से है। प्रबंधन का अर्थ है उन तरीकों से है जिनके द्वारा नेता पूर्व निर्धारित संगठनात्मक तथा शैक्षणिक संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सामग्री और मानव संसाधनों का प्रयोग करता है। मानव संसाधन यानी कि इनका कहने का मतलब कर्मियों, कर्मचारियों और श्रमिकों, और इसके साथ साथ जो उपलब्ध सामग्री है उसका प्रयोग कैसे करता है, ठीक है, इससे मतलब है इसके प्रबंधन से। अब इसमें मानव संसाधन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कौशल, ज्ञान, क्षमता, परिणाम, सृजनात्मकता, जवाबदेही, नेतृत्व और आत्म प्रबंधन, ये जो है मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप
इसमें क्या कह रहा है, किसी राज्य के शिक्षा संबंधित जो दायित्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं। किसी भी राज्य के जो शिक्षा संबंधित दायित्व हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 भाग हमने बताए थे, कौन कौन से 5 भाग थे, जिसमें वित्त का निर्माण करना, वित्त से संबंधित, दूसरा नियम निर्माण के बारे में हमने बात की, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, तीसरा निरीक्षण से संबंधित, चौथा नियुक्ति जिसमें हमने टीचर्स की बात किया, स्कूल में जो भी जितने भी लोग काम करते हैं टीचर्स के अलावा, अगर अन्य कर्मचारियों की भी बात की जाए तो, इसके अलावा पाठ्यक्रम से संबंधित। तो ये 5 जो है मेन जो है दायित्व हैं शिक्षा से संबंधित किसी भी राज्य के। अगला देखिए, बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कक्षा 1 से किस कक्षा तक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जो बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो उन स्कूलों में जो है कक्षा 1 से लेके कौन सी कक्षा तक का जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अगर बेसिक एजुकेशन की बात करें तो आपने इसमें तो आपको पता होगी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की, जिसमें बात की जाती है। तो 1 से लेके उसमें 8 तक की जो है शिक्षा यानी कि कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है। तो इसमें बेसिक शिक्षा अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो प्रशासनिक संरचना होती है उसमें मेनली अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर जिनको बोला जाता है, इसके अलावा बेसिक शिक्षा सचिवालय, सेक्रेटरी से मतलब है, बेसिक शिक्षा निर्देशालय, ठीक है, डायरेक्टर से मतलब है। तो इसमें जो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है कौन सी कक्षा तक, तो 1 से लेके 8 तक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखिए, विद्यालय में खेलकूद अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, स्कूल प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, या प्रिंसिपल की जो भूमिका है तो उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि प्रधान अध्यापक, हेडमास्टर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स तो प्रधानाचार्य, ठीक, तो प्रधान अध्यापक, हेडमास्टर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, किसी राज्य के शिक्षा संबंधित दायित्वों में कौन कौन से दायित्व सम्मिलित हैं। किसी भी राज्य के अगर शिक्षा से संबंधित जो दायित्व हैं उसमें कौन कौन से दायित्व सम्मिलित हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अभी हमने पढ़े थे 5 दायित्व पढ़े थे, उसमें वित्त से संबंधित भी है, निरीक्षण भी है, नियुक्ति से संबंधित भी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अब देख सकते हैं, राज्य में बेसिक शिक्षा के उचित प्रबंधन एवं प्रशासन का कार्य किसका है। राज्य में अगर बेसिक शिक्षा के उचित प्रबंधन की बात करें एवं प्रशासन का कार्य जो है वो किसका है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बेसिक शिक्षा मंत्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, देखिए, शिक्षकों का विद्यालय में चयन, उनके मध्य कार्य का उचित विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय में चयन और उनके मध्य जो उचित कार्य का विभाजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये हमने पढ़ा था अभी, प्रधानाध्यापक का ये कार्य है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, किसी भी संस्थान के कुशल एवं सफल संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। किसी भी अगर संस्थान के कुशल एवं सफल संचालन करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूछा जा रहा है। तो कुशल प्रबंधन की, कुशल प्रशासन, कुशल अनुशासन, उपरोक्त सभी, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें कुशल प्रबंधन तो है ही, इसके अलावा प्रशासन भी है, अनुशासन की भी बात होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधाओं को दूर करने के संभावित उपाय हैं। ऑनलाइन शिक्षण सीखना, गलतियों से सीखना, अभ्यास के लिए प्रोत्साहन, नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डी ऑप्शन। तो पहला, दूसरा, तीसरा जिसमें हमारे पास मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास कूट दिए गए हैं, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने पहले इससे रिलेटेड कुछ थियरी को पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, उसके बेस पे फिर जो है हमने क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की।
तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।